स्वागत है आप सभी का यूपी बोर्ड रसायन विज्ञान की क्लास में। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज रसायन विज्ञान के क्वेश्चन आंसर्स का अध्ययन करते हैं, साथ ही साथ टॉपिक वाइज थ्योरी, न्यूमेरिकल सारी की सारी चीज़ों को एक साथ देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका सही से जवाब देने का प्रयास करें। तो पहला क्वेश्चन कहता है विलयन के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। तो मेरे भैया विलयन के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। विलयन जो होता है ना, वो कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है। विलयन जो होता है वो विलयन में दो चीज़ें भाग लेती हैं। वो कौन कौन सी होती है। नंबर एक विलय, नंबर एक पे आता है विलय। विलय क्या होता है। विलय भैया वो होता है जो किसी विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है, उसे विलय कहते हैं। ठीक है, जो किसी विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलय कहते हैं। अब दूसरी चीज़ कौन सी आती है, विलायक। अब विलायक क्या होता है आपको पता होना चाहिए ना, विलायक क्या होता है। तो विलायक की परिभाषा किस तरीके से आती है। विलायक, क्या हेडिंग डालते हैं, विलायक। विलायक क्या होता है, किसी भी विलयन में किसी भी विलयन में जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे विलायक कहा जाता है। अब देखते हैं क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या कहती है। एक द्विअंगी विलयन में दो पदार्थ उपस्थित होते हैं। सामान्यतः विलयन में वह पदार्थ जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपस्थित होता है विलय कहलाता है। पॉइंट टू बी नोटेड। तो क्या कहलाता है, विलय कहलाता है। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या कहता है। तथा वह पदार्थ तो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसको विलायक कहा जाता है। विलयन में विलय का क्वथनांक विलायक से अधिक होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आता है। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ना विलयन क्या होता है। तो विलयन की परिभाषा किस तरीके से आती है, हम लोग कैसे पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अर्थात इसमें विलय के कण विलायक में सामान्य रूप से वितरित होते हैं। तो यहाँ पे बात आती है मेरे दोस्तों समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो बात समांगी मिश्रण की आई तो हम लोग क्या करते हैं, अब इस मिश्रण को भी देख लेते हैं। तो मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है, मिश्रण जो होते हैं वो मिश्रण दो प्रकार के होते ठीक है। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक पे आता है समांगी मिश्रण। नंबर एक पे कौन सा आता है, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण भैया समांगी मिश्रण क्या होता है, आपकी जानकारी के लिए पता होना चाहिए। समांगी मिश्रण क्या होता है, वह मिश्रण जिसको मिलाने के बाद हम लोग अलग अलग नहीं देख सकते हैं, समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे दूध में पानी। तो समांगी मिश्रण क्या होता है, वह मिश्रण जिसे हम लोग मिलाने के बाद अलग अलग नहीं देख सकते हैं, समांगी मिश्रण कहलाता है। इसी तरीके से अगला आता है विषमांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण आता है, विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो कौन सी हेडिंग डालते हैं, विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण कौन कौन सा होता है, वह मिश्रण जिसको मिलाने के बाद हम लोग
अलग अलग देख सकते हैं उसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या आता है, उदाहरण के लिए आता है पानी, पानी में बालू, पानी में बालू। मेरे भैया पानी, बालू को पानी में मिलाओगे तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद अलग अलग दिखाई देगी, जैसे तेल में पानी। तो इत्यादि ये सभी विषमांगी मिश्रण के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे की चीज़ें क्या कहती हैं। कहाँ पे हम लोग थे, यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन कौन सा आता है उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है अशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। तो अशुद्ध अथवा शुद्ध जल की मोलरता किस तरीके से निकालते हैं। तो शुद्ध जल की मोलरता, अशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता। जल का सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र होता है H2O। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु दे रखा है। हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2 और ऑक्सीजन का 1। इसका नंबर होता है 16। ठीक है, ये 16 नंबर पे आता है। अरे सही हो जा, ये 16 नंबर पे आता है। ये हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है। इनका परमाणु भार, इनका क्या होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है ना 1 होता है, इसका 16 होता है। 16, 17, 18, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 18 हो गया। और जैसे ही टोटल मिला के 18 हुआ किसका, पानी का, तो जल का 18 हुआ। तो हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो H2O, H2O का अणुभार कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। और अशुद्ध जल, ठीक है, अशुद्ध जल जल में इसकी मोलरता निकालते हैं। तो अशुद्ध जल को हम लोग 1000 लेते हैं, 1000 को 18 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और जैसे 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 1 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90। तो यहाँ पे 90 बचा है 10, और फिर से 10 ले लिया, फिर से 18 से काटेंगे, 18 पंचे फिर से 90 आएगा। 5 5 कहाँ पे आ रहा है, ए ऑप्शन में, तो 55, ए ऑप्शन सही जवाब दे रखा है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। विलय किसे कहा जाता है, विलय पदार्थ किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। तो भैया अभी अभी हमने देखा था ना पिछली स्लाइडों में, तो विलय क्या था, विलयन क्या था, तो शायद सारी चीज़ों के ऊपर हमने चर्चाएं की थी। ये था विलय। ठीक है, तो विलय पदार्थ किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको किस तरीके से हम लोग करते हैं, अब बस एक बात पढ़ने की ही बाकी है, पढ़ते हैं और फिर से स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, कौन सी जानकारी है, विलय पदार्थ किसे कहा जाता है। तो ये तो सभी बच्चों को आना चाहिए भाई, क्योंकि अब पेपर आपके नज़दीक आ चुके हैं। विलयन में वह पदार्थ जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपस्थित होता है विलय पदार्थ कहलाता है। आगे चलते हैं, आगे फिर से एक बार क्विक रिवीजन से देखते हैं। तो विलायक किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना, विलायक किसे कहते हैं, विलयन का वह घटक जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तो भैया संतृप्त विलयन क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास कर लेते हैं। तो क्या होता है, स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। फिर से एक बार इसे रिपीट करने का प्रयास करते हैं। स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। दूसरे शब्दों में संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें किसी पदार्थ की ठोस और विलयन प्रावस्था सामान्य हो। जैसे चीनी के संतृप्त विलयन में निम्न साम्यावस्था होती है। ठीक है, चीनी कैसी होती है, ठोस चीनी होती है, चीनी का विलयन लेते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये है ना, अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड है, कई बार आया हुआ है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं। क्वेश्चन कहता है हेनरी का नियम दीजिए। तो हेनरी का नियम क्या कहता है, हम लोग क्या लिखते हैं, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे इन्होंने हेनरी साहब ने बताया था यम जो होता है, यम, ठीक है, कैसा होता है,
यम समानुपाती होता है यम के, और यहाँ पे समानुपाती का निशान जब हटाओगे तो यम की जगह यम, और समानुपाती का निशान हटाओगे तो कप्पा पी। यहाँ पे पी जो होता है ना, प्रेशर को प्रेजेंट करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बेहद इम्पोर्टेंट है। मोलरता को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये मोलरता क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है, हम लोग सारी चीज़ें देखने का प्रयास करते हैं। तो किसी बिलियन की मोलरता बिलियन के प्रति लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या या बिलियन के प्रति मिली में मोलों की संख्या है। मोलरता की इकाई मोल लीटर होती है, इसे मोलरता कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो क्या कहता है, इसका जो सूत्र होता है, सूत्र में लिखते हैं विलय गुणे 1000, ठीक है, बटे में लिखते हैं। मोलरता को यम से प्रेजेंट करते हैं स्मॉल कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे आता है विलायक, ठीक है, विलायक और अणुभार, और ये किस में होना चाहिए, ये भैया सब ml में होगा तब ये 1000 लगेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं, समझाइए। मोल अंश से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसको किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, 1 बिलियन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। एक घटक का मोल प्रभाज जो होता है ना, x होता है, और घटकों के मोलों की संख्या बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या। तो इसका जो सूत्र होता है किस तरीके से बन जाता है, ठीक है। मोल प्रभाज का सूत्र बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या लिखते हैं हम लोग, मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है, मोल प्रभाज का सूत्र होता है ना x प्लस x, ठीक है, ये x1 x2। तो इस तरीके से इसका कुछ मोल प्रभाज का सूत्र बन जाता है। अगला हमारे पास में न्यूमेरिकल दे रखा है, इसको पढ़िए क्या कहता है न्यूमेरिकल। तो 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया, बिलियन की मोलरता बताइए। तो यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड कितना है, पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है, KCl होता है। पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है, KCl होता है। और पोटेशियम क्लोराइड का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, पोटेशियम जो आता है 39 नंबर पे आता है। Cl जो होता है ना 35.5 यानी 35.5 नंबर पे आता है। टोटल इसको ऐड करने पर कितना आपके सामने आ जाता है, जब इसको ऐड करोगे तो 5 और 5 9 5 14 के 4 हासिल आया 1 3 6 7 74.5 आता है। इसको ऐड करने पे कितना आता है, 74.5। तो कितना है भैया, 74.5 इसका अणुभार है। और विलय कितना था, यहाँ पे 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड था, ठीक है। 1000 लीटर गुणे 1000 करते हैं और 74.5 लिखते हैं अणुभार। विलायक कितना था, 1000 ग्राम में घोला गया, ठीक है। तो 1000 से 1000 कट हो जाते हैं और यहाँ पे 15 को भाग देने वाले हैं हम। 15 को भाग देंगे किससे, 74.5 से। तो यहाँ पे जा नहीं रहा है तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएंगे तो कितना आएगा, 74.74 एकन 74। तो यहाँ पे लगभग में इसका आंसर जो कितना आने वाला है, भाग देने के बाद जब हम लोग ने 15 से भाग दिया है, 1 मिनट, जब हमने 15 को भाग दे दिया, कौन सी संख्या से भाग दिया, वो तो पूरी स्लाइड ही हट गई। तो कौन सा भाग दिया है, 15, और यहाँ पे लिखा है 74.5। तो यहाँ पे जा नहीं रहा था तो 0 पॉइंट बढ़ाया, 150 हो गया। और यहाँ पे हमने 74 की जगह 75 मान लिया
74 की जगह है कितना माना 75 था, ठीक है। तो यहाँ पे 150 दूना 75 दूना 150, ठीक है। और फिर अब ये कम था तो फिर से जाएंगे तो 0.2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 0.25 एन ऑक्सैलिक अम्ल विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो भैया कितनी मोलरता है इसकी, 0.25 एन ऑक्सैलिक अम्ल है। तो ऑक्सैलिक अम्ल क्या होता है, ऑक्सैलिक अम्ल होता है COOH ब्रैकेट 1 यानी 2, ठीक है। छछता इसकी कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है। तो भैया कैसे निकालते हैं इसका क्या निकालना है, मोलरता, ठीक है। मोलरता ज्ञात कीजिए। तो ऑक्सैलिक अम्ल की नॉर्मलता मोलरता तो किस तरीके से आती है मोलरता, यहाँ पे कितनी दे रखी है 0.25, ठीक है। और यहाँ से हमें इसकी क्या कहते हैं ना, ऑक्सैलिक अम्ल की वो आ जाती है साक्षरता क्षारकता। तो क्षारकता इसकी कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है यहाँ से निकालने पर। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.125 मोल। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है और किस तरीके से लगाते हैं। बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है, तो भैया एक बार पढ़ना बनता है। तो क्या कहता है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम सॉरी, तो सोडियम क्लोराइड क्या कहता है, सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, क्या होता है NaCl। और पिछले क्वेश्चन में देखा था सोडियम जो होता है 23 नंबर पे होता है, क्लोराइड 35.5 नंबर पे होता है। तो इसको जोड़ो भैया, 23 और 35.5, तो यहाँ पे जोड़ लो 5 3 8, ठीक है। तो 58.5 आ जाता है। तो कितना आ रहा है इसको जोड़ने पे 58.5, तो इतना ग्राम सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। और 200 मिली बिलियन में घुला है। तो यहाँ पे विलय कितना हो जाता है, विलय हो जाता है 5.85, ठीक है। कितना हो जाता है 5.85 गुणे 1000 बटे में आता है। विलय कितना दे रखा है 200 ml, तो विलय में रखते हैं 200 ml गुणे, और इसका अणुभार कितना हो जाता है, अणुभार 58.5 आता है। कितना 58.5, 58.5। तो इसको किस तरीके से आसानी से हल हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यहाँ से एक दशमलव हटाओगे तो ऊपर की तरफ एक 0 बढ़ जाएगा, 1 2, तो यहाँ पे 2 पॉइंटों के बाद दशमलव लगा है, यहाँ से दशमलव हटाओगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, कहीं भी बढ़ा सकते हो। तो कैसे कटते हैं, 1 2 3 0, 1 2 3, तो यहाँ से 3 0 कट गया। तो 585 कट गया क्योंकि सेम संख्या थी, दशमलव से दशमलव कट चुका था। अब बचा कितना है 1/2, इसका मतलब क्या होता है 0.5 मोल, आंसर इसका आ जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखने का प्रयास करते हैं क्या आता है इसका। तो क्वेश्चन कहता है 100 ग्राम विलायक में विलय का 1/10 मोल घुला है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे विलायक जो है ना 100 ग्राम है और घुला कितना है 1/4 का मतलब 0.1, तो इसको काट दो यहाँ से तो 1 मोल निकल के आ जाता है। अगला क्वेश्चन जो है ना क्या कहता है 17.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला गया। तो यहाँ पे किसको क्या किया जा रहा है, सोडियम क्लोराइड को घोला जा रहा है, किसको NaCl को। इसका अणुभार कितना होता है, इसका 23 होता है और इसका 35.5 होता है। जब इसको जोड़ोगे तो 0.5 और 3 2 5, 5 3 8, ठीक है।
तो किससे कैसे करेंगे, 5 3 8 और 3 2 5, तो 58.5 इसका निकल के आता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था। और विलायक कितना है यहाँ पे, 11.7 गुणे 1000 बटे, इसको लिख लो 58.5, और विलायक कितना है, 500 ग्राम जल में घोला जाता है। तो कैसे हम लोग काटते हैं, 500 एक कम 500, 500 दूना 1000, ठीक है। यहाँ पे 2 आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो कितना आ रहा है, गुणे 2 बटे 585। तो इसको जब कट्टा पिट्टी करोगे तो 0.4 मोल निकल के आ जाता है। 12 अनुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो पोटेशियम कार्बोनेट कितना होता है, यहाँ पे हम लोग कैसे लिखते हैं पोटेशियम कार्बोनेट को, K2CO2, K2CO2। अब K2CO2 इसको जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद क्या आता है, K2 कितने बार है, CO2, और उसके बाद में इसका हम लोग क्या करते हैं भाई, निकाल लीजिए। और किस तरीके से 20% घुला है, और 20% घुल गया तो कितना बचा है ना, 80 बच गया। तो 80 का मतलब होता है ना, 1000 से जब इसको भाग करेंगे तो 0 किलोग्राम में, क्योंकि ग्राम में है, इसको किलोग्राम में बदलोगे तो 0.08 kg बन जाएगा। अब K2CO3 का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाता है, 138 हो जाता है। और विलेय ऊपर रखते हैं 20% विलेय, और किसमें, केजी में रखा तो 0.08 आया, नहीं तो कितना आता, 80 ग्राम आता। और यहाँ पे यम का मान दे रखा है, जो भाग करोगे तो 1.81 मोल निकल के आ जाता है। इसी तरह से एक क्वेश्चन 0.2 m H2SO4 विलयन की सांद्रता प्रति लीटर में कितनी होगी। तो भैया इसकी कितनी होने वाली H2SO4 की, तो 2 लीटर प्रति में लगा रखा है ना, तो इसका H2SO4 का अणुभार कितना आता है, कैसे निकालते हैं, H जो होता है 1 नंबर पे 2 बार है तो 2। इसी तरीके से ऑक्सीजन जो होता है 16 नंबर पे, 16 से कुछ 64, तो यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 98 आ गया। तो H2SO4 की सांद्रता कितनी हो जाएगी, इसको गुणा कर दिया किससे, 0.2 गुणे 98 से, तो कितना आ गया, 19.6 ग्राम प्रति लीटर। 19, तो डी ऑप्शन में दे रखा है। तो ठीक है, समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही कल की बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।